दोस्तों, जब रेगिस्तान में बारिशें और सैलाब आने लगे, ज़रख़ेज़ मैदानों में खुश्कसाली और कहत पड़ने लगे, सुनामी, साइक्लोन और टोर्नेडोज़ जैसे डिज़ास्टर्स दुनिया को अपनी लपेट में ले लें, शदीद ज़लज़ले आने लगें, तो ज़ाहिर है कि कुछ तो ऐसा मुसलसल हो रहा है जिसकी वजह से मौसम तब्दील हो रहे हैं, हवाएं रुख बदल रही हैं, पूरी दुनिया में क्लाइमेट बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो क्या वजूहात हैं जिससे हमारी ज़मीन को ख़तरा है और आप, मैं और हम सब इस ख़तरे को कैसे रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम हर वो बात समझेंगे जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारी ज़मीन के गिर्द गैसेस का एक ऐसा इन्वेलप है जिसने चारों तरफ से ज़मीन को सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचा रखा है और इस प्रोटेक्टिव इन्वेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है जिसमें कुछ परमानेंट गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन वगैरह शामिल हैं और कुछ टेम्परेरी गैसेस हैं जिनमें ओज़ोन, ज़ीनोन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं और यही वो गैसेस हैं जो ज़मीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर की असल वजह हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है जिसकी मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल हैं। दोस्तों, सूरज से निकलने वाली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनमें गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस शामिल हैं और इन्हें हमारी ज़मीन तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हमारी ज़मीन की सतह से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर एक थिक लेयर मैग्नेटोस्फेयर मौजूद है जो सूरज की सबसे ख़तरनाक शुआओं गैमा रेज और एक्स रेज को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी रेज को जाने देती है। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद ओज़ोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एंटर होने से रोकती है और सिर्फ विजिबल रेस को ही आगे जाने देती है। दोस्तों, इन रेस को हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस एंटर होने की परमिशन देती हैं और ये रेस ज़मीन तक पहुंचकर हमें हरारत पहुंचाती हैं और ज़मीन का टेम्परेचर भी गर्म रखती हैं। रात के वक्त ज़मीन जब ठंडी हो रही हो तो वो इन रेस को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकालती है जिन्हें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। ये रेडिएशंस जब एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इनको स्पेस में जाने से रोकते हैं और ट्रैप कर लेते हैं, जबकि कुछ रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से निकलने में कामयाब भी हो जाती हैं और इस तरह हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म, बल्कि ज़मीन का एवरेज बैलेंस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही बरकरार रहता है। दोस्तों, क्या हो अगर IR रेडिएशंस सारी ही ज़मीन से निकलकर स्पेस में चली जाएं और ग्रीन हाउस गैसेस इनको रोक ना सकें, तो आप ये जान के हैरान होंगे कि हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे इस दुनिया में सिवाय बर्फ़ के कुछ बाकी नहीं रहेगा। आप सबके जहन में एक सवाल होगा कि इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सब ने कहीं ना कहीं ये शीशे का बना घर तो ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये कुछ स्पेशल ग्रीन प्लांट्स के लिए बनाया जाता है और ये सूरज की एनर्जी को ट्रैप करके इन ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करने में मदद देता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है।
बिल्कुल इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वगैरह भी सूरज की शुआओं को आने तो देते हैं, लेकिन लो एनर्जी वाली IR रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देते और ट्रैप कर लेते हैं। इनके इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और इसी वजह से इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस मिकदार में रहें तो हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं, और अगर ये अपनी एवरेज मिकदार से बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमारे एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन गैसेस की मिकदार एक हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस के मुसलसल बढ़ने से ज़मीन से निकलने वाली IR रेडिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा रोक ली जाती हैं, जो स्पेस में वापस नहीं जा पाती, और इस तरह ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल गर्म हो रहा है, और इसी मसले को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये इशू इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो क्या कुछ हो सकता है। साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़मीन का ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर गर्मी की शिद्दत, खुश्क साली, बेमौसमी बारिशें, सैलाब और ताकतवर समंदरी तूफानों का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से समंदर में मौजूद ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे लो लैंड एरियाज का समंदर में डूबने का खतरा है, जैसे मालदीव्स और सोलोमन आइलैंड्स वगैरह, जो बिल्कुल सतह समंदर के करीब हैं। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 10% रकबा आइस से कवर है, जिसमें सिर्फ ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और आइस शीट्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये बर्फ़ ज़मीन पर और हमारे समंदरों पर एक हिफाजती गुलाफ की तरह काम करती है और अज़ाफ़ी हीट को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा रहता है। दोस्तों, 1760 से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ, दुनिया तरक्की करने लगी और मशीनों का दौर शुरू हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी, और हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 18वीं सदी के आखिर तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जो 1980 तक हर 10 साल 0.07 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ता रहा। 1981 के बाद से इसमें दुगना इजाफा हुआ और अब तकरीबन 40 सालों में आलमी दर्जा हरारत में 0.18 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा है, जो हम सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम मुस्तकबिल में इस खतरे से बचना चाहते हैं तो हमें 2040 तक इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करना होगा। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP21, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये 12 दिसंबर 2015 को हुई और इसमें 196 ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की, जिसका बुनियादी मकसद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में बढ़ते हुए इजाफे को रोकना था। आइए अब ये जानते हैं कि हम किस तरह इस मसले पर काबू पा सकते हैं। हम में से हर कोई जानता है कि पौधे हमें रात के वक्त ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जिसे हम इनहेल करके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इस अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त पौधे सूरज की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं, और इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में अपना बैलेंस बनाए रखती है। यहाँ ये समझने की बात है कि क्या हो अगर इंसानों की आबादी में मुसलसल इजाफा होता रहे और इनकी जरूरत के लिए जंगलात का कटाव बड़ी तेजी से हो, जिसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा और अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगी। दोस्तों, हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और जंगलात के कटाव पर पाबंदी लगाकर इन्हें फिर से रिस्टोर करें।
کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 75% فوسل فیولز یعنی پیٹرول، کوئلہ، گیس وغیرہ کے جلنے سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ 90% کاربن ڈائی آکسائڈ کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شارٹ ڈسٹنس کے لیے گاڑی یا بائک کے استعمال کی بجائے پیدل واک یا سائیکل کا استعمال کریں تاکہ گاڑیوں سے نکلنے والی خطرناک گیسز ہماری ایئر کو آلودہ نہ کریں، اور پیدل واک اور سائیکلنگ تو ہماری صحت کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ اور کوشش کریں کہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی بجائے الیکٹرک کارز خریدیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم بجلی کا استعمال کریں، جیسے عام بلب کی بجائے انرجی سیورز کا یوز کریں اور پرانے اے سی کی بجائے انورٹرز کا استعمال کریں۔ ایکسٹرا لائٹیں بند رکھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر بجلی اور حرارت کوئلے، تیل اور گیس سے چلتی ہے، اسی لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بجلی ضائع نہیں کریں اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ہمیں بجلی بنانے کے لیے ونڈ انرجی اور سولر انرجی جیسے منصوبات پر کام کرنا ہوگا، جس کی مدد سے گرین ہاؤس گیسز کی بڑھتی ہوئی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اسی سے ہمارا ایٹماسفیئر بھی فریش رہے گا اور سموک جیسے ایئر پولوشن سے محفوظ بھی۔ دوستو، آخری اور ضروری کام یہ کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلے اور ہم سب مل کے اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور اپنی ارتھ کو گلوبل وارمنگ جیسے خطرے سے محفوظ رکھیں تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔